हैं। दिनशो रानी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हीलियोस इंडिया के सीईओ हैं वो। दिनशो जी, गुड मॉर्निंग। कब खत्म होगी ये पेन, खासतौर से ब्रॉडर मार्केट की लगातार काफ़ी सेलिंग प्रेशर आया मार्केट में पिछले 4-5 महीने से। जी अनुज जी, धन्यवाद आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए। और आपके और आपके दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। तो आपने जो ये पेन की बात की, वो एक्चुअली ऐसे लग रहा है कि अभी आस्ते आस्ते रिसीड हो रहा है, क्योंकि आप अगर जो मोमेंटम देखें फॉल का, तो वो थोड़ा वेन हो गया। मतलब वो जो 2-2.5% गिरते थे, वो अभी ऐसे दिखते नहीं। और एक्चुअली स्टॉक्स भी जो 4-5% गिरते थे, वो काफी कम दिखने लगे हैं अभी गिरने को। बट एनीवे, आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ से अभी एक आपको अपसाइड दिखेगा। हमें ऐसे लग रहा है कि एक्चुअली आप अगर जो सिट बैक करें और ओवरऑल वैल्यूएशंस भी देखें, तो पहले प्रॉब्लम था वैल्यूएशन का, काफी स्ट्रेच हो गए थे, जो कि था एक्चुअली सितंबर में। आप देखें, लास्ट ईयर सितंबर की बात करें 24 की, तो हमारा जो प्रीमियम था वो एक ऑल टाइम हाई चला गया था विज़ावी द वर्ल्ड इंडेक्स। मतलब एमएससीआई इंडिया का वर्ल्ड एमएससीआई वर्ल्ड की बात करें, उसके ऊपर प्रीमियम 26-27% कुछ प्रीमियम हो गया था, जो ऑल टाइम हाई था। तो आज की तारीख में वो प्रीमियम 3-4% रह गया, विच इज अगेन ऑल टाइम लो। तो अभी आप सोचिए, दोनों साइड का आपने मुंह देख लिया। और वो इसलिए देखा है क्योंकि यूएस काफी स्ट्रांग हो गया। ये पिछले 3-4 महीने में यूएस ने काफी अच्छा किया है, रैली किया है। तो उसके चलते हमारा प्रीमियम काफी कोलैप्स हो गया। तो हमें लग रहा है कि अभी यहां से एक जो कंसंट्रेटेड सेलिंग है, वो शायद एक थमनी चाहिए आपको अभी से। और आपने देखा भी है, जैसे ही कोई मतलब एफआई की अगर जो बात करें, तो जैसे ही कोई प्लेसमेंट होता है, अच्छा प्लेसमेंट होता है, या तो कोई नया आईपीओ आता है, तो पार्टिसिपेशन तो उनका काफी हद तक रहता ही है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि दे आर ऑल्सो लुकिंग एट इंडिया वेरी कंस्ट्रक्टिवली नाउ। और दूसरा, अगर जो डोमेस्टिक वैल्यूएशन की बात करें, तो अगेन ऑब्वियसली लार्ज कैप तो काफी हद तक आपके 20 साल के एवरेजेस पे आ चुके हैं ऑलरेडी वैल्यूएशंस। और मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें, तो यहाँ पे भी पॉकेट्स छोड़ के जो फ्रॉथ है, जहाँ पे अभी भी आप दूसरे देखेंगे, तो काफी हद तक यहाँ पे भी आपको एक वैल्यू दिख रही है। तो अल्टीमेटली आपको यही कॉल लेना पड़ता है अनुज जी, कि ओवरऑल मार्केट अगर जो आप साइड में रखें, परे रखें, और आप खुद के अपने स्टॉक्स देखें, तो हमें तो एक्चुअली ये लग रहा है कि ये फेज इतना स्टॉक पिकर के लिए बहुत ही बढ़िया हो सकता है, एक अल्फा मैनेजर के लिए बहुत ही बढ़िया हो सकता है। बिकॉज यही फेज होता है जहां पे आपको आपके आइडियाज अच्छी तरह स्टडी करने का मौका मिलता है, कंसोलिडेशन फेज में आपको पिकअप करने का चांस मिलता है। तो हमें तो काफी हद तक लग रहा है कि ये समवेयर नियर द बॉटम। मुझे नहीं पता कि ये वेदर बॉटम है कि नहीं, बट समवेयर क्लोज टू द बॉटम है। अच्छा, दिनशो जी नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ। आज सुबह मेरे सहयोगी आशीष ने वो एक एनएससी की बहुत अच्छी रिपोर्ट का उल्लेख किया था। अभी मैंने हालांकि ये रिपोर्ट बहुत ढंग से पढ़ी नहीं है, लेकिन अगर मैं हेडलाइन पढ़ूँ उसकी, तो प्रमोटर्स होल्डिंग दिसंबर तक आते आते 96 बेसिस पॉइंट्स रिड्यूस होकर 41.4%। प्रमोटर्स होल्डिंग का रिड्यूस होना, एफआईज की 3-4 लाख करोड़ रुपए की सेलिंग हो चुकी है। हम अकेले ही पेन झेल रहे हैं, बाकी लोग एग्जिट कर रहे हैं, ऐसा ऐसा तो नहीं है? मिड ये रिटेल फंसा हुआ है? जी वीरू जी, ये जो आपने बोला ना, आप देखिए, ये प्रमोटर की सेलिंग एक ऐसे इंडिकेशन भी हो सकती है कि काफी उनको फ्रॉड दिख रहा है, लेकिन इट्स अ अपॉर्चुनिस्टिक सेलिंग, क्योंकि आपकी लिक्विडिटी होती है मार्केट में, तो ही आपको सप्लाई मिलता है। तो ये कैश 22 सिचुएशन जैसे बोलते हैं ना, वैसा है कि आप लिक्विडिटी नहीं होगी तो सेलिंग भी नहीं होगी। तो वैसा होता है। तो आई डोंट थिंक दैट्स एन इंडिकेटर। पर आपने जो एफआई का बोला, आई थिंक एफआई के काफी रीजन थे बेचने के भी। एक तो ऑब्वियसली वैल्यूएशन जो मैंने बोल दिया आपको, कि उसमें तो काफी स्ट्रेच हो गए थे हम लोग, और अभी तो आप देखिए कि काफी अपीलिंग वैल्यूएशन हो गए हमारे। और दूसरा था कि ग्रोथ रेट्स, आपके जो हमारी अर्निंग्स ग्रोथ थी, वो भी काफी हद तक कम हो गई थी। पर दिसंबर क्वार्टर में जो ग्रोथ देखी हमने, एक काफी हद तक वो एक बड़ी मतलब एनकरेजिंग थी, क्योंकि मुझे लगा था कि दिसंबर जैसे सितंबर था नेगेटिव ग्रोथ रेट, मुझे लगा दिसंबर भी शायद नेगेटिव होगा, लेकिन नहीं था। दिसंबर में तो उल्टा आपने पॉजिटिव ग्रोथ देखी। आप कमोडिटी भी हटा दीजिए, जहां पे ज्यादा आपको ग्रोथ दिखी होगी, तो फिर भी कोई 2-3% पॉजिटिव अर्निंग्स ग्रोथ ही आई थी। और मैं एनएससी 500 की बात कर रहा हूँ, निफ्टी 50 की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि सबसे ब्रॉडेस्ट इंडेक्स है। तो वहां पे भी आपने देख लिया कि पेन एक हद तक हो चुका है, क्लियर हो चुका है। रूरल इकोनॉमी पिकअप हो रही है आस्ते आस्ते। अर्बन डिमांड जो कोलैप्स हो गई थी, वो भी थोड़ा अभी फ्लैटन आउट हो गई है। अभी पिकअप नहीं आया है, बट फ्लैटन आउट हो गई है। आरबीआई के प्रोएक्टिव मेजर्स चालू हो गए हैं। हमारी बजट में भी काफी हद तक एक इम्पीटस दिया था कंजम्पशन को, बाय गिविंग अवे दैट 1 लाख करोड़।
जो कि इन इट्स ओन 1 लाख करोड़ इतना बड़ा साउंड नहीं होता, लेकिन आप वेलोसिटी ऑफ मनी अप्लाई करें तो काफी हद तक बड़ा हो जाता है। मतलब 5 टाइम की वेलोसिटी जो नॉर्मली बात करते हैं लोग, 5 लाख करोड़ का इम्पिटस दिया हुआ है इस बजट में फॉर स्पेंडिंग। तो ये सब हमें देख के लग रहा है कि थोड़ा यहाँ से अभी थोड़ा एक्साइटमेंट आना चाहिए वापस। एक्साइटमेंट मतलब एज इन एटलीस्ट फ्लैटन आउट तो होना ही चाहिए। मे बी कंसोलिडेशन फेज में हम चले जाएंगे, प्रॉब्ली अनदर कपल ऑफ क्वार्टर्स, बट जैसे मैंने बोला कंसोलिडेशन फेज में ही आपको अच्छे आइडिया दिखते हैं, वेल्थ क्रिएशन यही होता है। सो आई लीव इट हियर। बिल्कुल 22,800 के नीचे फिर आ गए एक बार, और अब मिड कैप देखिए 500 पॉइंट नीचे। और आज सुबह एक वार्निंग थी कि मिड कैप में एक मौका शायद मार्केट आपको फिर दे रहा है अपनी फंसी हुई पोजीशन से एग्जिट करने का, लेकिन इतनी जल्दी वो घूम जाएगा ये शायद ना सोचा हो। लेकिन 550 पॉइंट नीचे इस समय मिड कैप इंडेक्स, और अब 22,784। ध्यान रखिए 22,725 मंडे का लो था, तो वीकली लो 22,725 था आपका। और अब काफ़ी स्टॉक्स में काफ़ी इस समय आपको सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। ऋषा जी, वो पिछली बार जब वो HDFC बैंक के नंबर्स आए थे, तब आप और मैं एक इवेंट में साथ में थे और हम डिस्कस भी कर रहे थे, क्योंकि सबसे बड़ी होल्डिंग रही है आपकी। हालांकि रिकवरी आई है लोअर लेवल से, लेकिन अभी भी काफ़ी पेशेंस टेस्ट कर रहा है इन्वेस्टर्स की, और FIs की सेलिंग शायद अभी भी इंटैक्ट है। यहाँ पर कोई चेंज ऑफ थॉट या फिर अभी भी पेशेंस रखें, और क्या ऐड करेंगे इन लेवल्स पर? जी अनुज जी, मैं सोच ही रहा था आप ये सवाल पूछने वाले हैं मुझे HDFC बैंक का, क्योंकि छोड़ते नहीं आप कभी। बट एनीवे, हैविंग सेड दैट, तो अनुज जी एक्चुअली आप देखिए FI की सबसे लार्जेस्ट एक्सपोजर, आई मीन एक्चुअली FI की जो ओवरऑल एक्सपोजर, मैं उसी दिन नंबर देख रहा था, $940 बिलियन के अभी एक्सपोजर $780 बिलियन हो गए ओवरऑल इंडिया की बात करें। और उसमें से सबसे सिंगल लार्जेस्ट होल्डिंग उनकी HDFC बैंक है। ये एक्सपोजर में आई थिंक $56 बिलियन के आसपास कुछ शायद नंबर देखा था मैंने, 55-56 के। तो आप जब ये सेलिंग करते हैं, आई थिंक इनको ये सबसे ज्यादा लिक्विड दिखता है। वैल्यूएशन के हिसाब से तो काफी हद तक अभी ये, और कितना आप इसको मारेंगे कि काफी डिस्काउंट पे आ गया ऑन हिस्टोरिक वैल्यूएशंस। इवन लुकिंग एट HDFC, मतलब अगर मर्जर की बात करें जो पहले हुआ था, तो उसके हिसाब से हमें लगता नहीं। अभी यहाँ पे पेशेंस ही आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली अगर जो बैंकिंग सेक्टर में हम तो बहुत बुलिश है बैंकिंग सेक्टर में, तो ये तो ऑब्वियसली उसका एक बेलवेदर स्टॉक है। और बैंकिंग सेक्टर चला तो दिस विल बी द बिगेस्ट परफॉर्मर फॉर अस, सो दैट्स व्हाई हम रुके हुए हैं, हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, ऐड नहीं कर रहे हैं ना ही डिडक्ट कर रहे हैं, बट बैठे हुए हैं। अच्छा, ये दिनशा जी, ये ऑटो से डर लग रहा है क्या अब आपको? ये जिस प्रकार की हम EV पॉलिसी की बात कर रहे हैं सुबह से, और जो टैरिफ रेट्स मेंशन है उसमें, क्या ये थोड़ा सा भयभीत कर रहा है आपको? क्योंकि पिछले साल भर से हमने उन्हीं स्टॉक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, और इवन ये हमारे प्राइस बिहेवियर में था इंक्लूडेड। TVS को EV के चलते अगर आप देखें, काफ़ी आपने टू व्हीलर स्पेस में प्रीमियम दिया, वैल्यूएशंस आपने M&M को दिया, आपने टाटा मोटर्स को दिया। सडनली ये डेवलपमेंट आपको लग कैसा रहा है ऑटो के लिए? जी एक्चुअली वीरू जी, सबसे बड़ा इम्पैक्ट अगर जो इंडियन टैरिफ्स हमारे कम हो जाते हैं तो ऑटो स्पेस को ही है, और किसी और को नहीं है। एक्चुअली हमें तो पहले से ही हमारे जो इन्वेस्टर्स थे उनको कॉशन कर रहे थे कि आप ऑटोज मत लीजिए। हमारे तो पोर्टफोलियो में कभी था भी नहीं ऑटोज, शायद एक आध स्टॉक होगा तो होगा, लेकिन ये PV वाले तो थे, पैसेंजर व्हीकल वाले तो बिल्कुल नहीं थे हमारे, क्योंकि हमें बहुत क्लैरिटी थी कि यहाँ पे एक EV का ओवरहैंग है। फॉर्चुनेटली ये जो प्लेयर्स थे सारे इंसुलेटेड थे फ्रॉम ग्लोबल कंपटीशन, बिकॉज हमारे टैरिफ्स इतने हाई थे। तो अभी ये टैरिफ्स अगर जो आप रिड्यूस करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली एक सवाल जो होते हैं कि US के लिए अगर अकेले थोड़ी ना रिड्यूस करेंगे, आप पूरी दुनिया के लिए करना पड़ेगा, नहीं तो WTO में आपका फ्लैग ऑफ हो जाएगा। तो यू कांट बी सिलेक्टिव इन योर टैरिफ्स। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि टेस्ला से ज्यादा चाइनीज कंपटीशन ज्यादा हर्ट करेगा हमें। एंड फ्रैंकली आप ग्रोथ देखिए हमारे ऑटो स्पेस में, सिर्फ प्रीमियम में थी, एंट्री लेवल में तो ग्रोथ रेट्स थी नहीं यहाँ पे। इनफैक्ट इफ एनीथिंग एंट्री लेवल फ्लैटिश ही था मोरलेस, व्हीकल्स की बात करें तो प्रीमियम सेगमेंट में यहाँ पे, प्रीमियम मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट SUVs वगैरह, वो सब में ज्यादा ग्रोथ रेट दिखती थी आपको। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक पेन पॉइंट बहुत ही बड़ा है। और ऑब्वियसली जो इतने प्रीमियम वैल्यूएशन चले गए थे हमारे ऑटो, इनफैक्ट ऑल टाइम हाई वैल्यूएशन पे घूम रहे थे,
आई थिंक वो तो करेक्ट करने ही वाले हैं एंड हमारे पास तो है नहीं, और इनफैक्ट हमारे लॉन्ग शॉर्ट फंड में तो हम शॉर्ट है ये सब स्पेस में। हम सिंस हम बात कर रहे हैं ट्रम्प टेंट्रम्स की, तो आईटी और फार्मा को कैसे देखें? ये दो इंडेक्स, ये दो सेक्टर्स थे जिन्होंने पिछले साल सबसे ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करे थे, लेकिन इस साल सबसे ज्यादा अब तक जो प्रेशर आ रहा है वो इन्हीं सेक्टर्स पर आ रहा है सेलेक्टिवली। जी, आईटी की बात करें स्पेसिफिकली तो मुझे नहीं लगता कि वहां पे कुछ ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है अनुज जी, क्योंकि एक्चुअली आप वहां पे अगर जो आईटी अनएम्प्लॉयमेंट देखें तो इतना ज्यादा पेन पॉइंट नहीं है उस इकोनॉमी के लिए। और दूसरा, जो हमारे H1B जो डिपेंडेंस था वो भी काफी हद तक कम हो चुका है। एटलीस्ट जो बड़ी कंपनी है उसमें, लाइक टीसीएस इन्फोसिस की बात करें तो काफी हद तक बहुत ही कम रिलायंस हो गया अभी H1B पे। और उनके लोकल आउटफिट्स आप देखिए यूएस में, सबने अपने अपने सेंटर्स खड़े कर दिए वहां पे। तो वहां पे देखें तो 70% जो उनका, इफ आई रिमेम्बर द फिगर राइट, 70% जो उनके वो थे लोकल जो एम्प्लॉयज थे वहां पे, आर लोकल एम्प्लॉयज, मतलब यूएस सिटीजन हैं। और उसमें भी इंडियन शायद काफी हद तक, जो 30% था वो इंडियन नहीं थे, उसमें भी मिक्स था। मेक्सिकन थे, हिस्पैनिक्स थे, लेटिनोस थे, ये सब मिक्स था पूरा। तो इसलिए काफी हद तक ये मुझे लगता है सेक्टर इंसुलेटेड है फ्रॉम ट्रम्प ट्रेंड्रम्स, पर कुछ कह नहीं सकते। बट एनीवे मुझे तो लगता नहीं है वहां इम्पैक्ट आएगा। और दूसरा, जो आपने फार्मा की बात की, फार्मा में ऑब्वियसली एक इशू हो सकता है, क्योंकि जैसे हमने पहले भी बोला था कि उनको हमारे मार्जिन दिखते हैं जेनेरिक से, जो जबकि हम तो वहां पे चीप प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, सब्सटीट्यूट सप्लाई करते हैं। चीप मतलब चीप इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग एज कम्पेयर टू द ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। पर उनको मार्जिन हमारे खटकते थे, क्योंकि आप जेनेरिक्स से सप्लाई कर रहे हैं लेकिन आपके 40-45% मार्जिन बन रहे हो जेनेरिक्स में। तो ऑब्वियस है कि वो उसको टारगेट करेंगे ही करेंगे। इसलिए हमें लग रहा है कि वहां पे थोड़ा पेन पॉइंट अभी भी है, बाकी है, स्पेशली जो यूएस फोकस कंपनीज हैं, जो प्योर जेनेरिक प्लेस हैं यूएस की। इसीलिए आप हमारा पोर्टफोलियो देखें तो हमारे पास फार्मा में बहुत ही चंद चुनिंदा नाम है, और वो भी मेनली सीडीएमओ प्ले है या तो डोमेस्टिक प्लेस हैं वैसे करके। तो आई थिंक दैट इज वेयर यू नीड टू फोकस, क्योंकि एक बार सर्टेनिटी आती है तभी आप देख सकते हो उस सेक्टर को। दिनेश जी, तो आजकल टाइम कैसे कटता है? जी, आजकल टाइम मेरा तो कट रहा है, क्योंकि हम हमारा मिड कैप फंड मार्केटिंग कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमारा लॉन्च चालू हो गया है। और हमें एक्चुअली वीरू जी, हमें ये प्रॉब्ली 6 महीना पहले हमें अप्रूवल मिला था, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं थी उस समय लॉन्च करने की। जबकि हमारे सेल्स वाले को ये बोल रहा था कि पैसे शायद ज्यादा मिल जाते उस समय। लेकिन हमें अभी कोई चिंता नहीं है यहाँ पे, उल्टा हमें लग रहा है कि यही मौका है जब आप, एक्चुअली हमारा मिड कैप फंड रेगुलेटर अलाउज अ लीवे ऑफ 35% बियॉन्ड मिड कैप्स। तो हम उसमें फंड में, इट इज गोइंग टू बी अ प्योर स्मॉल मिड कैप फंड। तो इसलिए हमें बहुत क्लैरिटी है कि यही लेवल होते हैं जहां पे आपको अपने स्टॉक आइडेंटिफाई करके बैठना पड़ता है। और यू कैन, आई मीन मे बी, जैसे मैंने बोला, टाइम करेक्शन होगा तो होगा। हमें नहीं लगता कि यहाँ से ज्यादा गिर सकता है बाजार, यहाँ से एक नीचा रिएक्शन वगैरह हो सकता है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन इसी लेवल पे हो सकती है। माने यही फेज होता है जब आप रियल वेल्थ क्रिएशन क्रिएट कर सकते हो अपने इन्वेस्टर्स के लिए। बिल्कुल, बखूबी आपने बात कही। चलिए, तो जब अगली बार आप आएंगे तो आपके इस मिड कैप फंड पे बात भी करेंगे सर, खुल के। और धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हैव अ नाइस वीकेंड सर।